दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेटा मेरा है तुम्हारा नहीं कहानी का पार्ट 4 तथा 5। बाकी के 1 से 3 तक का वीडियो है, चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो आप लोग। बेटा मेरा है तुम्हारा नहीं भाग 4। फोन की घंटी ने मुझे वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। देखा तो प्रणय का फोन था। उसने कहा कि परसों तक वह घर आ जाएगा। ठीक है कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। दूसरे दिन फिर अखिल का फोन आया और इस बार वह मिन्नतें करने लगा कि बस एक बार वह मुझसे मिलना चाहता है। इस बार मैं झूठ नहीं बोल पाई और कहीं बाहर ही मिलने को बुला लिया, क्योंकि मुझे भी उसे दिखाना था कि देखो छोड़ दिया था न तुमने मुझे मझधार में, लेकिन किसी ने आकर बचा लिया मुझे डूबने से। लेकिन मैं तो खुद ही उसे देखकर अवाक रह गई, क्योंकि पहले वाला अखिल तो वह कहीं से दिख ही नहीं रहा था। अपनी उम्र से कितना अधिक दिखने लगा था वह। बाल आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ चुका था और शरीर इतना जर्जर कि जैसे कुपोषण का शिकार हो गया हो। मुझे भी वह कुछ देर तक निहारता रहा, फिर पूछा कैसी हो शिखा, पर उसकी बातों का कोई जवाब देना मैंने जरूरी नहीं समझा। सो बोली बोलो किस कारण मिलना चाहते थे मुझसे? पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूँ? वह बोला नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़े ही रूखे शब्दों में मैंने जवाब दिया। अच्छा लग रहा था मुझे उससे इस तरह बेरुखी से बातें करना। फिर कुछ न बोलकर इशारों से उसने मुझे बैठने को कहा। फिर कहने लगा मैं जानता हूँ शिखा, तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती होगी, लेकिन फिर भी मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आई, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं अब भी दूसरी तरफ ही देख रही थी, पर सुन रही थी उसकी सारी बातें। जानती हो शिखा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वही सब पलटकर मुझे मिला और मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी। बताने लगा अखिल कि जब उसके लिए एक पैसे वाले बाप की इकलौती बेटी संजना का रिश्ता आया तो पहले तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके माँ पापा ने उसे समझाया कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और संजना से शादी करके उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यह भी कहा उन्होंने कि संजना के पिता के बाद तो सारी संपत्ति का मालिक वही होगा। उसे भी लगा कि उसके पापा सही कह रहे हैं। पैसों की चकाचौंध में वह यह भी भूल गया कि उसने शिखा से शादी करने व जीवन भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था। उसे तो बस अब अपना सपना पूरा होते दिखने लगा था, जो हुआ भी। संजना से उसकी शादी हो गई और शिखा उसका बीता हुआ कल बन गई। उसे तो तब बस संजना ही संजना नजर आती थी। क्षण भर चुप रहने के बाद फिर बताने लगा वह, शादी के बाद कुछ महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर संजना अपना असली रूप दिखाने लगी। बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाती और जब मर्जी होती आती। कुछ पूछने पर पलटकर जवाब देती और कहती कि वह वही करेगी जो उसका मन होगा। सास ससुर ननद पति सबको वह अपने पैरों की जूती समझती थी। ऐसे ऑर्डर देती जैसे वे उसके खरीदे हुए गुलाम हो। एक रोज किसी बात पर माँ ने उसे कुछ कह दिया तो वह उन्हें भी भला बुरा बोलकर उनकी बेइज्जती करने लगी, जो रीनल को सहन नहीं हुआ। अब कोई भी बेटी अपनी माँ की बेइज्जती कितना सहन कर सकती थी। सो वह भी तूतड़ा पर उतर आई। फिर क्या था, उसने एक जोर का थप्पड़ रीनल के गाल पर जड़ दिया और बोली कि वे सब उसके पैसों पर पलते हैं,
इसलिए उनकी कोई औकात नहीं है उसके सामने अपना मुंह खोलने की। दौलत तो बहुत आई घर में, पर सुख शांति चली गई घर की। लेकिन बात तब हद के बाहर जाने लगी जब एक रोज माँ ने उसे बताया कि संजना नए लड़कों को घर लेकर आती है और रीना से उनकी आवभगत करने को कहती है। फिर आगे की बात वे बोल नहीं पाई। उस वक्त मैंने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सोचा संजना के दोस्त होंगे तो इसमें क्या है। वैसे मेरे एक दोस्त ने भी बताया था मुझे कि उसने संजना को किसी के साथ प्राइड होटल के अंदर जाते देखा था और पहले भी उसने उसे एक और के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। तब भी मैंने बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लगा था पैसे वाले घराने में शादी हुई है उसकी तो सब उससे जलते हैं। लेकिन जब मैंने खुद अपनी ही आंखों से उस रोज अपने ही बेडरूम में संजना के साथ एक शख्स को अजीब अवस्था में देखा तो सन्न रह गया। गुस्से के मारे मेरा रक्त गर्म हो गया। यानी कि सब सही कहते थे और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस आवारा को हमारे बेडरूम तक ले आई। कहकर मैंने उस लड़की को एक तमाचा जड़ दिया। फिर धक्कामुक्की कर उसे अपने घर से बाहर निकालकर जैसे ही संजना की तरफ मुड़ा, वह जोर से चीखी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने और उसे घर से बाहर निकालने की। दोस्त इसे दोस्त कहती हो तुम? छी, शर्म आती है मुझे तुम पर और तुम्हारे उस दोस्त पर। संजना की तरफ घृणाभरी दृष्टि डाल मैं बोला था। अच्छा, शर्म आती है तुम्हें? लेकिन मेरे पापा से पैसे लेते वक्त, पेट्रोल पंप खुलवाते वक्त शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसे के लिए ही तो तुमने मुझसे शादी की थी। तो फिर मौज करो। अरे वह तो पापा की जिद थी इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना तो मेरे दीवानों की कमी नहीं थी इस शहर में। दुश्चरित्र संजना बोली थी। दोस्तों ये कहानी का 5वां यानी आखिरी भाग है। बेटा मेरा है तुम्हारा नहीं भाग 5। उसकी बातों पर अखिल की बोलती बंद हो गई क्योंकि सच यही था कि पैसे के लालच में ही उसने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। अब तो संजना और भी ढीठ हो गई। अब तो वह रात में भी दोस्तों के साथ बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाती और जब घर आती तो नशे में धुत होती। लेकिन अब अखिल और उसके परिवार के पास चारा भी क्या था यह सब सहने के सिवा। लेकिन एक रोज जब अखिल और उसके परिवार को यह बात पता चली कि शादी के पहले भी संजना के कई लड़कों के साथ अंतरंग संबंध थे और वह 2 बार अपना गर्भपात भी करवा चुकी है, तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें लगा कितनी बड़ी गलती हो गई उनसे। दरअसल संजना के माम पापा अपनी बिगडैल बेटी से परेशान हो चुके थे। उन्हें लगा था कि अगर उनकी बेटी की शादी हो जाए तो शायद वह सही रास्ते पर आ जाएगी और इसी कारण उन्होंने अपनी बिगड़ैल बेटी की शादी एक मध्यवर्गीय परिवार में, जिन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी, कर दी। अखिल बोले जा रहा था तो हमें धोखे में रखकर एक बदचलन लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया। यह कहकर मैंने सामने की मेज पर जोर से अपना हाथ पटका तो संजना व्यंग्य से हंसते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा तुम भाग गए थे मुझे? बड़े आए, तुम्हारे जैसे को तो मैं अपना नौकर भी न रखूं कभी, पर पापा को अपनी इज्जत की पड़ी थी इसलिए वे तुम्हें खरीद लाए, समझे? कहकर वह जोर से हंसी जो मुझे सहन नहीं हुआ। गुस्से से बेकाबू मैंने संजना पर हाथ उठा दिया जो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। खुद को लहूलुहान कर संजना सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और रो रो कर पुलिस को बताया कि उसके पति व ससुराल वाले आए दिन उस पर जुल्म करते हैं। दहेज के लिए उसे अक्सर मारा पीटा जाता है और आज भी पति ने उसे इतनी बेहरमी से इसलिए मारा क्योंकि उसने अपने पापा से और पैसे मांगने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, बिना गुनाह के ही
दहेज और मारपीट के जुर्म में मुझे व मेरे पूरे परिवार को जेल हो गई। जिस बहन के अभी हाथ पीले होने थे वह सलाखों के पीछे खड़ी थी और जिस सास को अपनी बहू से सेवा और प्यार की आस थी वह पुलिस के डंडे खा रही थी। लेडीज पुलिस यह कहकर कर मेरी माँ पर डंडे बरसा रही थी कि बोल बोल तूने ऐसा क्यों किया, क्यों एक अबला नारी को इतनी बेरहमी से पीटा। बेचारी क्या बोलती, वे तो बस खून के आंसू रोए जा रही थी। मैं और पिताजी भी पुलिस के हाथों टॉर्चर हो रहे थे। यह कहकर पुलिस हम पर भी डंडे बरसा रही थी कि शर्म नहीं आई दहेज मांगते हुए। किसी तरह अपनी बेटी को समझा बुझा कर संजना के पापा ने उससे केस वापस लिवा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं और मेरा परिवार निर्दोष है और गलत उनकी बेटी है। कैद से तो आजाद हो गए हम लोग, पर नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ स्वाहा हो गया। जिस घर में रीनल की शादी तय हुई थी उस घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। यह बात वह सहन न कर सकी और एक रोज पंखे से झूल गई। बेटी के गम में माँ भी चल बसी। सब कुछ तितर बितर हो गया। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। नौकरी भी छूट चुकी थी मेरी, तो अब बचा ही क्या था उस शहर में। अपने पिता को लेकर मैं दिल्ली आ गया और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। किसी तरह टैक्सी की कमाई से मेरा व पिताजी का गुजर बसर हो रहा है। यह सब बताकर अखिल चुप हो गया। अखिल की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं। लेकिन फिर एकदम से गुस्सा आ गया मुझे। अखिल की पुरानी कही एक एक बात मेरे कानों में गूंजने लगी कि तो इसमें क्या है, बच्चा गिरवा दो और छुट्टी पाओ। तो मुझे क्यों सुना रहे हो यह सब? और तुमने क्या किया था मेरे साथ, भूल गए? मरने लायक छोड़ दिया था तुमने मुझे। एक बार भी यह नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारा अंश पल रहा है मेरे पेट में, उसे लेकर कहाँ जाऊंगी मैं, क्या कहूँगी दुनिया वालों से और कौन शादी करेगा मुझसे। मैं तो अपनी जान खत्म करने चली गई थी, पर ऐन वक्त पर प्रणय ने आकर मुझे बचा लिया। और सिर्फ जान ही नहीं बचाई उसने मेरी, बल्कि हमारी इज्जत भी बचाई उसने। नहीं तो क्या पता हमारा परिवार ही खत्म हो जाता। मैंने कहा, जानता हूँ शिखा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए और अब मैं माफी के काबिल भी नहीं रहा, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हें भुला भी नहीं पाया कभी। भले ही तुम मुझसे दूर थी, पर हर वक्त तुम मुझे याद आती रही, और यह भी जानता हूँ कि बिट्टू हमारा ही बेटा है। बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो, दिखा दो मुझे उसका चेहरा। मत छीनो एक बाप से उसका हक। आंसू बहाते हुए भर्राए गले से अपने दोनों हाथ जोड़कर अखिल बोला। लेकिन आज अखिल के आंसू भी मुझे पिघला नहीं पाए। हक? कैसा हक? और किस बेटे की बात कर रहे हो तुम? उस बेटे की जिसे तुमने पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया था, यह कहकर कि अस्पताल जाकर बच्चा गिरवा दो और छुट्टी पाओ। कहा था कि नहीं? जब संजना ने लात मार दी तब मैं याद आने लगी तुम्हें। तुम बिन पेंदी के लोटा हो, कब किधर लुढ़क जाओगे, कहाँ नहीं जा सकता। मिर्ची से भी तीखी मेरी बातें सुनकर अखिल ने अपनी नजरें नीचे कर ली। लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। बोल पड़ी, दुनिया में जितनी भी नफरतें हैं ना अखिल, उनसे कहीं ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और एक बात गांठ बांध लो, तुम बिट्टू मेरा और प्रणय का बेटा है, इसलिए आज के बाद न तो तुम हमसे मिलने की कोशिश करना और न ही कभी फोन करने की सोचना भी। यह कह मैं वहाँ से चलती बनी और वह देखता रह गया। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।